हेलो एवरीवन, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दिया करिए। मैं एक्सप्लेन कर दूं, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला भी है कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप अच्छे से उसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको करना होगा कर लीजिएगा। बट एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में। आपको तो एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। अगर एक्सप्लेनेशन से काम चल जाता, PYQ हर साल रिपीट होता है, तो फिर सबके सब ना पास हो जाते हैं, है ना। देखिए 25 to 30 क्वेश्चन के बाद ना हमें नहीं आता, तो हमें उसके लिए एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा UPSC के पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो वो चीज़ आप सीखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी ये तो PYQ का PDF वगैरह बहुत सारी कोचिंग ने निकाल रखा है। PYQ आप वहाँ से ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पे एप्टीट्यूड डेवलप करिए, सीखिए कि कैसे पेपर को टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81। हाँ, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेट और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आपको आता है तब तो ठीक है, अब नहीं आता तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो देखिए UPSC जो है ना वो या तो कृषि से कुछ रिलेटेड पूछता है, कृषि की इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पूछता है, सिक्के पूछता है, या पुरातात्विक उत्खनन वगैरह जो होता है वो इसी सबसे जनरली पूछता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें ये UPSC बहुत रेयरेस्ट पूछता है। ये आप अपना माइंड सेटअप करके रख लीजिए कि या तो कृषि से पूछेगा, या कृषि इकोनॉमी या इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ, जैसे फड़म विनिमय पत्र वगैरह पूछा था, या फिर उत्खनन से, है ना। अगर ऐसे कोई ऑप्शन आपको पेपर में दिख जाए ना, आप तुरंत टिक कर दीजिएगा विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे हमें मिल गया ना, अगर हम इस क्वेश्चन पहला ही ऑप्शन से मिल गया तो हमारा ऑप्शन होगा A। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना है कि नहीं ये नहीं वो होगा, ये होगा वो होगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए जैसे कृषि इकोनॉमी या उत्खनन सिक्के या ऐसी कुछ चीजें, तो आप तुरंत टिक कर लीजिएगा और क्वेश्चन पे आगे बढ़िएगा, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला UPSC के पेपर में। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, है ना। चलिए 82 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित इग्नू पर विचार कीजिए। स्थल जिसके लिए जाना जाता है, बेसनगर, शैव गुफा मंदिर। पता है हमें ना, बेसनगर जो है वो शैव नहीं है, ये गलत हो गया। यह है वैष्णव गुफा मंदिर, भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। बाकी भाजा बौद्ध गुफा मंदिर हमें पता ही है, सित्तरनासल जैन गुफा मंदिर, ये तो PYQ में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन था। आंसर इज क्या है, उपयुक्त में से कितने युग में सही सुमेलित है, तो ऑप्शन इज B यानी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कथन फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ओके। कथन सेकंड, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब देखिए यहाँ पे सीखते हैं कुछ। हमें पता है कि 1900, ये तो हमें पता है ना कि हथकरघा, ये हमें नहीं पता। पहला ऑप्शन मान लेते हैं हमें कुछ नहीं पता, हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब हम सेकंड कथन स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं कि 1905 में इस दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। हमें पता है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ था, तो ये तो सही है ना। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये तो हमें पता है कि 7 अगस्त को कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, है ना। तो अब चलिए इसे कनेक्ट करके देखते हैं बिकॉज और सो से, कि होता है ये कनेक्ट या नहीं होता। देखिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ओके, इसलिए क्योंकि 1905 में इस दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। हाँ, स्वदेशी हथकरघा भी तो कुछ वैसा ही है ना, स्वदेशी आंदोलन से ही तो रिलेटेड था। मतलब उस समय भी सूत काटना वगैरह तो चलता ही था, है ना। स्वदेशी आंदोलन में ये सब तो हुआ था कि वैसे विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, है ना, जितनी ज़्यादा हो सके स्वदेशी चीज़ें अपनाओ। तो हाँ, कनेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट ऐड करा देती हूँ कि ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ना 2015 से इंडियन गवर्नमेंट ने ना इस दिन मनाने के लिए निर्णय लिया है। तो हाँ,
ये सही है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, मतलब आपको नहीं पता वहाँ पे कि आप मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, तब हम ऐसे कनेक्ट करके करेंगे चीज़ों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, विचार करते हैं। कथन 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक माप 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर है। ओके। कथन 2, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। ओके। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब देखिए ये अमाप ना, अब देखिए दोनों में डेटा दिया है ना, दोनों स्टेटमेंट डेटा दिया है, तो एक गलत होगा। ठीक, अब या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा, लेकिन हमें पता है, हम पता नहीं कि मतलब ये तो PYQ का क्वेश्चन है कि ध्वज की लंबाई 3:2 होती है, ये तो मतलब कि हमें सही होगा, ये हमें पता ही होता है। PYQ में पता नहीं हर एक स्टेट एग्जाम में भी आया है और UPSC में भी पूछा गया है। और सेकेंड थिंग कि हमारे लक्ष्मीकांत सर की बुक में भी दिया हुआ है ना। अब चलिए फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। आपको लग रहा है कि 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर कोई मतलब वैल्यू होगी हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, कहीं से निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब दोनों में डेटा दिया हो ना, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेट तभी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों में डेटा दिया है, तो हम ये तो मान के अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि UPSC दोनों में डेटा दिया है, तो एक तो स्टेटमेंट 100% गलत करेगा ही करेगा, क्योंकि UPSC नहीं चाहता कि आप गार्बेज वैल्यू इकट्ठा करें अपने माइंड में, है ना। तो बस, तो जो हमें एकदम पास लगेगा उस पर टिक कर देंगे। ठीक, और ये सब चीज़ें आपको तब अप्लाई करनी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता पेपर में। अगर आपको आता है तो भाई आप जैसे, अगर आपको पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए 85 पे चलते हैं। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। कथन 1, नागरिकों के बीच सांविधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये तो हमें पता है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। कथन 2 देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। ठीक, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब देखिए पहले वाले भी क्वेश्चन में यही चीजें सेम दिया था कि 2 जगह डेटा दिया था, यहाँ पे भी उसने 2 जगह डेटा दिया, एक तो वो गलत करेगा, डेफिनेटली श्योर कि वो गलत करेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें नहीं आता है कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो सिंपली दे दिया है कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, हो सकता है मनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि 7 अगस्त दिया था, वो नॉर्मल स्टेटमेंट था, सही था, है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया कि 26 नवंबर 1949 को, तो या तो 26 नवंबर में UPSC ने कुछ किया होगा गलत, या तो 1949 में कुछ किया होगा। ये अपना माइंड सेटअप कर लेते हैं, और या तो भीमराव अंबेडकर की कुछ उसमें किया होगा कि इनकी जगह कोई और नाम होगा, कुछ ना कुछ भर के डेटा दिया है UPSC, तो कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो इसमें करेगा, या तो इसमें करेगा, या तो इसमें करेगा। तो पहला वाला तो एकदम नॉर्मल सिंपल सा स्टेटमेंट लग रहा है कि ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को प्रारूपण समिति नहीं बनी थी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, है ना। प्रारूपण समिति तो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक, ये हमें पता है। वैसे ये PYQ का क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो एग्जाम में आता ही नहीं है ना, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपको जब एग्जाम में नहीं आता है तो हम अपना माइंड सेटअप कर लेते हैं कि अगर 2 डेटा दिया है, देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा डेटा दिया है कि 26 नवंबर 1949। अब जब 2 डेटा दिया तो UPSC कुछ तो करेगा, क्योंकि UPSC नहीं चाहता ना कि आप गार्बेज वैल्यू इकट्ठा करें अपने माइंड में। तो बस हम ये मान लेंगे कि या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा, 2 अब डेटा दिया है तो गलत ही होगा, तो हमने इसे कट कर दिया। और हमें ये पता है कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर नहीं भी पता है तो भी हमें ये तो पता है कि बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ नहीं करना। ओके, कथन 1 हमारा सही हो गया, कथन 2 गलत हो गया। ठीक, चलिए वैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 29 अगस्त 1947। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हो गया ना, समझ में आ गया ना कि अगर भर भर के डेटा दिया है, एक से ज्यादा डेटा दिया, अगर दो स्टेटमेंट है दोनों में डेटा दिया तो एक गलत होगा, ठीक है। अगर भर भर के डेटा दिया है तो फिर जिसमें भर भर के डेटा दिया ना वो वाला स्टेटमेंट 100% गलत होगा। यूपीएससी नहीं चाहता है कि भाई कि आप गार्बेज वैल्यू इकट्ठा करें, वो चाहते हैं कि उतनी नॉलेज रखो जितना सफिशिएंट हो, जितना एग्जाम के लिए, फालतू मत रखो। अब चलिए 86 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। मैंने आपको बताया ना कि वन ऑफ द स्टेटमेंट जहां भी होता है, वन ऑफ द ये जहां भी होगा वो सही होगा, तो मतलब ये एक में से एक है तो होगा भाई। बहुत सारे लोग स्वर्ण के अग्रणी बहुत सारे लोग निर्यात करते हैं तो वहाँ स्विट्जरलैंड भी करता होगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कथन सेकंड में क्या है, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। अब देखिए यहाँ पे भी डेटा दे दिया ना, अब दोनों में तो डेटा दे दिया दोनों, मतलब यहाँ पे तो एकदम सिंपल स्टेटमेंट, दूसरा में एग्जैक्ट वैल्यू दे दी भाई कि सेकंड है वो, तो ऐसा रेयरेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे देना नहीं होता सही यूपीएससी में, वो क्वेश्चन वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। 100% आप माइंड सेटअप कर लीजिए कि वो क्वेश्चन गलत ही होगा, वो स्टेटमेंट गलत ही होगा, वो नहीं सही हो सकता। अब यहाँ पे तो सीधे वैल्यू दे दिया ना कि दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व, ऐसा कैसे हो सकता है, पहला दूसरा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो यूपीएससी कभी देगा ही नहीं। आप ही बताओ कितना हम अपने माइंड में क्या इतना रखते हैं डेटा कि हाँ हमें पता है कि ये फर्स्ट है वो कितना आप लर्न करोगे। यूपीएससी भी नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा डेटा उटा याद करो, तो इसलिए उसने उसको जो लगा कि हाँ पहला तो हो सकता है तो ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जैक्ट वैल्यू है तो मतलब वो गलत होगा, यानी कि कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है, ठीक। एग्जैक्ट वैल्यू जहां भी दी होगी ना, जहां भी एग्जैक्ट डेटा दिया होगा वो को स्टेटमेंट गलत होगा, वो कहीं भी। अभी मैं 22 का करूंगी, 24 का करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी पेपर में कि देखिए कैसे यूपीएससी गलत करता है, और हम वहां पे बैठ के हमें इतना प्रैक्टिस करते हैं ना, सही करके चले आते हैं और हम अपने मार्क्स दे के दूसरों को चले आते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस की है उनका तो सही होना ही होना है ना। चलिए 87 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कथन फर्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की। ओके, की होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं कि कथन सेकंड है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ का दावा करते हैं, हाँ, अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो देखिए बात करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, इसमें से क्या होगा। प्रारंभ तो की ये तो सही है, हमें पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि एकदम बेसिक सा स्टेटमेंट है, सही ही होगा, है ना। लेकिन सेकंड बताइए कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप मतलब कोई भी कंट्री अगर ये दोनों ये कर देंगे तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे पहली बात तो अमेरिका और यूरोपीय संघ दो डेटा दिया है, पहले वाले में भी डेटा दिया अमेरिका और यूरोपीय संघ, ठीक है, दूसरे वाले में डेटा दिया। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब मल्टीपल टाइम डेटा है तो मतलब वो गलत होगा। अब यहाँ पे भी है कि पहला स्टेटमेंट ठीक है, मतलब प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ किए, तो भाई प्रारंभ तो कर ही सकती है ना, परिषद तो प्रारंभ कर ही सकती है, तो पहला तो सही है। अब देखिए सेकेंड वाले में अगेन डेटा भर दिया, दावा भी कर रहा है कि ये अपने चीज़ों को नियंत्रण में लाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, और भर भर के डेटा दिया है तो दोनों ही, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं फर्स्ट सही सेकंड गलत। अब जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा डेटा दिखने लगे ना, एक्स्ट्रा भर भर के इन्फॉर्मेशन दिखने लगे, शांति से अपने माइंड को आप कूल करिए और उसको गलत टिक कर दीजिए, वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। अब देखिए 88 में भी सेम ही है। देखिए कथन 1, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2 है, एग्जैक्ट डेटा। मैंने इससे पहले वाले में देखिए यहाँ पे भी गलत था, दूसरा विशालतम ये भी स्टेटमेंट गलत था। सेकंड 88 पे पहुंचे, यहाँ पे भी सेम वही है कि कथन 1 है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2 है, एग्जैक्ट डेटा है, मतलब कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट गलत ही होगा क्योंकि डेटा दे दिया। चलिए कथन सेकंड एक बार पढ़ लेते हैं। बट कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया। तो अगर भारत में कोई योजना चल रही है
है ना। तो वहाँ की जो कंपनियां हैं या जो भी विदेशी कंपनियां वो तो इसको यूज करेंगी ना, यूटिलाइज करेंगी ना। तो ये तो स्टेटमेंट नॉर्मल है कि हाँ उठाया होगा। और सेकेंड थिंग देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ये जो अनेक वर्ड दिया रहता है ना हिंदी मीडियम में, वो जनरली सही होता है। ठीक, आप मतलब अपने माइंड सेटअप कर लीजिए कि जहाँ कहीं भी अनेक वर्ड आएगा, मान लीजिएगा कि इस स्टेटमेंट को ना बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। इस जनरली ये सही होगा। फर्स्ट वाले में एग्जैक्ट वैल्यू दी है, गलत हो गया वो स्टेटमेंट। सेकंड वाले में एकदम सिंपल सा साधारण सा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ उसने लाभ उठाया। भाई ऑब्वियसली अगर आप कोई योजना चला रहे हो तो उसका तो कंपनियां लाभ उठाएंगी ना, या जिसके लिए आप चला रहे हो तो उसको यूटिलाइज करेगा ही ना। तो कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है। एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, यहाँ पे भी था एग्जैक्ट वैल्यू गलत हो गई, यहाँ पे भी था एग्जैक्ट वैल्यू गलत हो गया। इससे पहले भी वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था एग्जैक्ट वैल्यू था, वहाँ पे भी गलत था। चलिए 89 पे चलते हैं। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता यानी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। ओके, सेकेंड ऑप्शन, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। ओके, थर्ड ऑप्शन, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। अब देखिए मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब एक जैसा कुछ सेम प्रोनाउंसिएशन मिलने लगे ना, तो दैट मीन्स उन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, ये मैंने बताया था आपको। ठीक, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है 89 में। देखिए, यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता कोई समझौता है जिसके बारे में ये बता रहा है। ऐसी संधि जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। ओके, अगर उसका कोई घाटा हो रहा है तो उसको एक लिमिट पे ला देती है। ओके, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, गलत है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी है, मेरा मन नहीं है किसी को देने का तो मैं नहीं दूंगी यूज करने के लिए। ऐसा जबरदस्ती थोड़ी है कि नहीं मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं देना है तो नहीं देना, नहीं देना चाहते तो नहीं देना चाहते नहीं देंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं बांटना इम्पोर्टेंट है, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी दिया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। 89 पे चलते हैं। ये सब चीज़ें आपको तब करनी है जब आपको क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, अगर आपको आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए पेपर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने, सभी, ऑल ऑफ द, पहले मिल गया, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित, पहली सेकेंड डेटा, सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा यानी ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन अपनाई है। ओके, जीसीएम में अभिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों पर बाध्यकर है। लीजिए यहाँ पे भी दे दिया एक। थर्ड ऑप्शन, जीसीएम अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। हाँ, ये स्टेटमेंट तो कुछ ठीक, पहला तो गलत हो गया, भर भर के डेटा दिया है। दूसरा बाध्यकर नहीं होगा। तीसरा, जीसीएम अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है, उद्देश्य में कहाँ ये हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर नन होगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि ये देखिए आंतरिक दिया है ना, ये आंतरिक एक डेटा है कि आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से, ऐसा थोड़ी डिस्प्लेस थोड़ी कर देगा, ऐसा कहाँ से हो सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समूथापित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है केंद्र सरकार, डेटा दिया है ना एक, रुक जाइए सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं।
कि होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है, होगी। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते पहले। आंतरिक सीमा या तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियनें समूथापित की गई हैं। कुछ सम यहाँ पे भी है, कुछ मतलब कि सम है ना, यहाँ पे सम है, ये कुछ वाले स्टेटमेंट तो ये तो हमें पता है कि सही होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की, तो हाँ ये तो फैक्ट, ये तो पता है कि यही काम है उसका, सहायक बल, पुलिस के सहायक बल के रूप में सेवा देना है, तो ये भी एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ना देखिए, केंद्र सरकार को राज्य सरकार और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से यूपीएससी रिप्लेस करेगा ही करेगा, यानी केंद्र को राज्य से और राज्य को केंद्र से या पंचायत को नगरपालिका से, ऐसा कुछ ना यूपीएससी रिप्लेस करता ही करता है, ये अपना माइंड सेटअप करके रखे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया और बाकी दोनों सही हो गया, ठीक। ये डेटा है केंद्र सरकार और केंद्र, राज्य में और पंचायत, नगर पालिका, क्षेत्र पंचायत, इन सब में यूपीएससी रिप्लेस करेगा, क्योंकि कुछ दोनों में से कुछ भी डाल सकता है ना, इतने एग्जैक्ट वैल्यू तो जो उसको कंफ्यूज करना है तो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि गार्बेज वैल्यू है। तो आप लोग देखिए कि आप माइंड सेटअप कर लीजिए कि कहीं केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री, काउंसिल ऐसा कुछ है ना, तो जनरली गलत होगा अगर पर्टिकुलर नाम डिफाइन किया है तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 92 पे। हाँ, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृत, यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, ओके। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। सेकंड ऑप्शन, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, ओके। ये कौन सा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, बंदूक या तोप से अनुष्ठान पर गोली या गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, ठीक है। अब उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? देखिए इसमें क्या दिया कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अब ऐसे क्वेश्चन ना अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता है छोड़ दीजिए, ठीक। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते आप ऐसे क्वेश्चन में। वैसे इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर होगा केवल 2, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लग सकता, इसमें ये जनरली स्टेटमेंट दिया है, करिए। कोई एलिमिनेशन मेथड उधर नहीं लग सकता। अब चलिए इस पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए मैपिंग का क्वेश्चन, प्राय समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र एंड समाचारों में होने का कारण उत्तरी कीवी और इटूरी, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, ओके। नारगोना कारपाख, मोजाम्बिक में पपलव, खेसान और जैप्रोजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। हमें ये तो पता है, जैप्रोजिया वाला तो न्यूज़ में हमने बहुत देखा था, है ना। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये कहाँ पे था, ये तो आपको पता ही होगा कहाँ पे था। ये था यूक्रेन में, है ना। इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा कोई भी नहीं। ये मैपिंग आपको अच्छे से रटनी है, ठीक। मैपिंग करना ही करना है आपको, मैपिंग नोट कर लीजिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक, कोई एलिमिनेशन काम नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अब इसमें तो लगेगा कुछ ना कुछ। इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। सिंपल सा स्टेटमेंट है, किया होगा। कुछ राज्यों के साथ तो कर ही सकते हैं, सम आ गया ना अगेन, तो मतलब कि सही होगा। कथन 2, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से
इसराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी डेटा है ना, अगेन डेटा दे दिया, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट सही है। अरब शांति पर सऊदी अरब की मध्यस्थता में एक डेटा इजराइल और अरब लीग के बीच। इतना भर भर के डेटा यूपीएससी नहीं देगा, मैंने इससे पहले भी बोला, 3 डेटा दे दिया, मतलब कि गलत होगा। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि कितना आप डेटा लर्न करोगे, कितना याद करोगे, नहीं कर सकते ना। तो बस जब भर भर के डेटा यूपीएससी दे देना, मतलब कि वो स्टेटमेंट कट कर दीजिए, मतलब वो गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ओके, करते हैं विचार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ओके, ये देखिए स्टेट पीसीएस टाइप में क्वेश्चन दे दिए यूपीएससी, क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट तो करना ही होगा। सेकंड ऑप्शन अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। ओके, द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। ओके, फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या, ये तो गलत है अर्जुन पुरस्कार वाला, है ना। अब देखिए इसमें भी कोई हम कुछ ट्रिक कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है, कोई तुक्का उक्का कुछ नहीं लगा सकते। बस इतना कर सकते हैं कि अगर 4 वाले ये मिलान वाले दिए हैं तो उसमें से केवल 2 सही होगा। अब इसमें से अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। वैसे इसका आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, उसमें एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। 96 पे देखिए 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। पहली बार, एक डेटा दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया। ओके, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मेंचिक कप होती है। ओके, महिला विभाग में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। अब देखिए ये जब कोई, अब मैं बताऊं इसमें, यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी तो हमें पता ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पे बताऊं अनाधिकृत शुभंकर, ये जो ऑफिशियली कोई नाम देता है ना वो जनरली सही होता है। ऑफिशियली जो नाम होगा ना, नेम जो देता है यूपीएससी, जनरली सही होता है वो, है ना। ठीक, तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं कि मतलब सॉरी सेकंड ऑप्शन तो मतलब सही है। ठीक, अभी पहला होल्ड पे, सेकंड थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ओपन सेक्शन में जीतने वाली ट्रॉफी के लिए ट्रॉफी वेरा मेंचिक कप होती है और महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। अब देखिए वे दोनों सेम प्रोनाउंस करें। 100% चांस है कि यूपीएससी कुछ ना कुछ तो इंटरचेंज किया होगा डेटा। ठीक, अब देखिए ये ना, ये हैमिल्टन होता है और ये वेरा मेंचिक कप होता है। देखिए इस किया है, मतलब चेंज ही कर दिया, तो मतलब पहला तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, आंसर इसका 2। हाँ, ये पहली ही बार है कि जब भारत में शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। अब इसमें देखिए अगर आपको नहीं आता है तो आप तो केवल एक, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि पहली बार था, पता नहीं दूसरी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। तो अगर ये एक क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। बाकी आपने इस एलिमिनेशन मेथड से आई थिंक 75+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अभी काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा ऑफिशियली नेम जनरली यूपीएससी सही देता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए 97 अगेन मैपिंग का क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो इसमें डोनबास सीरिया गलत, काचिन म्यांमार में है, इथोपिया गलत,
टिग्रे, टिग्रे कहाँ पे है? ये भी गलत। ठीक है, चलिए अब इसका यानी कि कोई भी आंसर नहीं होगा। मैपिंग करना है, अगेन मैपिंग करना नहीं, मैपिंग रटना है आपको। चलिए 98 पे चलते हैं। हाल के वर्षों में चारगिनी, मालदीव और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया? जो इन सभी देशों से संबंधित है। भाई वहाँ पे एक ही चीज़ तो होती है, तख्ता पलट। इसी वजह से तो इतने वॉर वगैरह होते हैं, इतने सारे वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, तख्ता पलट के ही कारण। तो ये एकदम आंख बंद करके आंसर आप निकाल सकते थे इसका, कुछ नहीं करना था आपको। 99 निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन उर्वरक संयंत्र, सेकंड तेल शोधक कारखाने, थर्ड इस्पात संयंत्र। उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? अब देखिए एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है भाई, तीनों में तो है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि इसमें उर्वरक संयंत्र में नहीं कर सकते, या तेल शोधक कारखानों में नहीं कर सकते, इस्पात संयंत्र में नहीं कर सकते। होने फ्यूचरिस्टिक चीज़ें तो हो ही सकती है ना, फ्यूचर में तो कुछ भी संभव है ना। तो बस तीनों ही ऑप्शन होगा। अब इसमें क्योंकि टेक्नोलॉजी आएंगी तो कुछ भी हो सकता है, तो उस पर क्यों माइंड लगाना। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ऑल थ्री पे टिक करिए। चलिए 100 क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। हाँ, इसे ये की गई होगी ये तो हमें पता है, तो ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। अब देखिए इसके इंग्लिश में चलते हैं हम। वन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द आया, मतलब कि ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम सिंपल सा है, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। एकदम सिंपल सा तो स्टेटमेंट है यार भाई, G20 इसीलिए तो था, है ना, तो की गई होगी, तो दोनों ही सही होगा आंसर। देखिए, है ना, इसमें माइंड नहीं लगाना, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट था, तो फर्स्ट तो सही है। मैंने आपको बताया कि जहाँ वन ऑफ द ये सब स्टेटमेंट है जनरली सही होता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने इस वर्ड से सही किए हैं, है ना। तो बस हो गया 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से आप काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपको आते थे, नहीं आते रहे होंगे, लेकिन हमने एलिमिनेशन ट्रिक और एप्टीट्यूड बेस पे कितने मतलब 75 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए। आपको इस चीज़ को डेवलप करना होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से एग्ज़ाम प्री क्वालिफाई करिए। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।